Victory IAS 2 years current affairs series. I am Yonish Ali. Today we are going to take up the current affair related to the ports section, which will come under our economy. So we will be discussing few topics. So let's start with our topics. So the first news is related to the IUU fishing in Indian Ocean region. What is the IUU? So IUU is basically इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी फिशिंग कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि फिशिंग को इलीगल तरीके से किया जाए। इलीगल कहने का मतलब क्या होगा कि मान लो जो भी हमारे लॉज हैं, नेशनल लॉज हैं या फिर इंटरनेशनल लॉज हैं, उसको वॉलेट करके हम लोग कोई भी फिशिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमने एक कोटा कर रखा है कि आप मैक्सिमम इतनी ही फिशिंग कर सकते हो, ठीक है, बट हम उसको बियॉन्ड उसके हम लोग फिशिंग करके चले जाते हैं, तो दैट इज अगेंस्ट आर नेशनल लॉ। तो वो एक इलीगल हमारा कहलाता है। फिर अनरिपोर्टेड होता है। अनरिपोर्टेड मतलब आप कितनी फिशिंग कर रहे हो, कितना आपने फिशेज को वहां से कलेक्ट करा है वगैरह, उसकी आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो वो अनरिपोर्टेड फिशिंग कहलाती है। अनरेगुलेटेड एज आई सेड कि बहुत आप अनसाइंटिफिक तरीके से चीजें फिशिंग कर रहे हो, तो ये सारी आपकी अनरेगुलेटेड फिशिंग आती है। अब ये हो क्या रहा है, ये जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, जिसमें हम लोग जानते हैं जब हमारा एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड, उसके बियॉन्ड ये बहुत ज्यादा हो रही है। ईईजेड आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपको अप टू 200 नॉटिकल माइल्स यूएन क्लॉज से आपको एक रीजन असाइन है। वहां पर आपके पास जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उसका आपको प्रॉपर कुछ भी रेगुलेट कर सकते हो, वो आपके अंडर आता है। बट उसके बियॉन्ड जो इंडियन ओशन रीजन है, जो ईईजेड के यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो है, वहां पर ये हमारी इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है। उसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो रही है। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? सबसे पहला इंपैक्ट पड़ रहा है कि हमारी जो फिश स्टॉक है वो डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि अनरेगुलेटेड है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन हर कोई चाहेगा, तो जितना ज्यादा हो सके उतनी वो फिशेज को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा रेवेन्यू के लिए। तो उससे क्या है, हमारा जो फिश का स्टॉक है वो डिप्लीट हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो मराइन हैबिटेट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पर्पस क्या है कि भाई आप मैक्सिमम जितना ज्यादा फिश स्टॉक्स कलेक्ट कर पाओ जिससे आपको मैक्सिमम रेवेन्यू हो, तो आप बहुत ही अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे, जिससे आपका होगा क्या, मराइन हैबिटेट जो वहां पर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होगा। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं, जो हमारे फिशरमैन है उनका लिवलीहुड भी तो हर्ट होने वाला है, क्योंकि आपका मराइन हैबिटेट वो हो रहा है, फिश स्टॉक कंप्लीट डिप्लीट हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो लिवलीहुड है लॉन्ग टर्म में जाकर वो भी इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है। फिर ओवरऑल हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो थ्रेटन होगी, खासकर वो जो कोस्टल कम्युनिटीज है दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन दोज फिश मराइन, वी कैन से मराइन फूड्स। ठीक है, तो यानी कि जो सी फूड्स पे जो ज्यादातर डिपेंडेंट होती है हमारी कोस्टल कम्युनिटीज, उनकी फूड सिक्योरिटी पे थ्रेट होने वाला है। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स हैं। अब इस पे अगर हम देखें लीगल फ्रेमवर्क हमारा क्या होता है उसको रेगुलेट करने का, तो हमारे पास एक यूएन क्लॉज होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। ये क्या कहता है, जो भी कोस्टल नेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एड्रेस द आईयूयू फिशिंग विद इन देयर ईईजेड। जैसे हमने कहा था कि हमारे अप टू द 200 नॉटिकल माइल्स, मान लो अगर ये हमारी कोस्टल है तो अप टू द 200 नॉटिकल माइल्स आपको एक ईईजेड दे दिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये इस रीजन के बीच में आपकी कोस्टल नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो आईयूयू फिशिंग है उसको एड्रेस किया जाए। बट इसके बियॉन्ड जो है, जैसा हमने न्यूज में देखा कि इट इज हैपनिंग इन द हाई सीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो हाई सीज कौन से होते हैं, जो बियॉन्ड होते हैं दोस्त ईईजेड के जोन के, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वी कैन नॉट पुट इट ऑन अ वन सिंगल कोस्टल नेशन। तो ये हमारा लीगल फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग द आईयूयू। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो आईयूयू फिशिंग के लिए क्या क्या वेरियस एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 2012 में एक हुआ हमारा केप टाउन एग्रीमेंट। ये क्या कहता है कि जो हमारे फिशिंग वेजल्स होते हैं, फिशिंग वेजल मतलब ऑब्वियसली जब आप फिशिंग करने जाओगे सीज में तो आप नाव या बोट कुछ लेके जाओगे, तो हम उसको फिशिंग वेसल्स कहते हैं। उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना है। ठीक है, कि एक सेफ्टी स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, जिससे कि हम सेफ्टी भी इंश्योर कर सके अपनी फिशिंग कम्युनिटीज की, एज वेल एज जो मराइन हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, पता चला हमने बहुत ज्यादा बड़े बड़े आपने फिशिंग वेसल बना दी जो जो वहां पर जाकर मराइन हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर
इसका जो एम था जो केप टाउन एग्रीमेंट का कि टू एनहांस द कंप्लायंस अगेंस्ट द आईयूयू फिशिंग, कि जो भी आपका कंप्लायंस है उसको एनहांस करना ताकि हम आईयूयू फिशिंग को कंट्रोल कर पाए। फिर 2009 में एक और हमारा एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज ऑन एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स। ये क्या कहता है? इट वाज द फर्स्ट बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बाइंडिंग थी, इंटरनेशनल ट्रीटी थी, जो ये कहता था कि जो आपकी इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड फिशिंग है उनको आप मार्केट में एंटर नहीं होने दोगे। यानी कि आपका जो पोर्ट है, ऑब्वियस बात है, आपने सी में मान लो फिशिंग करी, ठीक है, अब आप उसको बेचने कहाँ जाओगे? पोर्ट्स पे आना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने कहा कि भाई आप जो पोर्ट्स हैं वो अलाउ नहीं करेंगे इस टाइप के फिशिंग्स को, ठीक है। फिर हमारा एक 2002 में डब्ल्यूटीओ जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक एग्रीमेंट करा ऑन द फिशरीज सब्सिडीज। इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपकी आईयूयू फिशिंग्स होती हैं उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं देगी, सो दे प्रोहिबिट द सब्सिडीज फॉर द आईयूयू फिशिंग। फिर इन्होंने कहा कि आपका और कहां आप सब्सिडी नहीं दोगे? जहां पर आपके डिप्लेटेड स्टॉक है, ठीक है, उस रीजन में ज्यादा अगर फिशिंग हो रही है तो वहां पर भी आप सब्सिडी नहीं दोगे, ठीक है। फिर आपकी जो हाई सीज एरियाज है, यानी कि जो बियॉन्ड ईईजेड है, वहां पर भी आप फिशिंग को अलाउ नहीं करोगे। सो दीज आर द कंडीशंस इन द डब्ल्यूटीओ, जिन्होंने कहा कि आप यहां पर सब्सिडीज नहीं दोगे, यानी कि गवर्नमेंट यहां पर सब्सिडीज नहीं दे सकती है। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया की क्या पोजीशन है? तो फर्स्ट थिंग, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरीज टू दीज टू एग्रीमेंट, दैट इज केप टाउन एग्रीमेंट एंड द पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट। तो ये ध्यान रखना, इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं करा है। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमारे चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला चैलेंज है दैट इज मॉनिटरिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है दैट इज अराउंड 7,500 किलोमीटर, तो उसको मॉनिटर करना इलीगल आई अनरेगुलेटेड फिशिंग को, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का एक इश्यू हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो सी है वहां पर हमारी तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है नेवी, एक होती है कोस्ट गार्ड और दूसरी आपकी कोस्टल स्टेट की खुद की स्टेट पुलिस। यहां पर क्या हम लोग देखते हैं, कई बार कोऑर्डिनेशन के एक इश्यू आ जाता है, इस वजह से हम लोग इफेक्टिवली आईयू फिशिंग को चेक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वी हैव मोर डिपेंडेंस ऑफ द स्मॉल फिशरमैन ऑन द नियर शोर फिशरीज। यहाँ पर जो कोस्टल कम्युनिटीज है ज्यादातर आपके छोटे जो आपके फिशरमैन है वो ज्यादा है, बड़े फिशरमैन नहीं है। फिर बड़े फिशरमैन को रेगुलेट करना आसान है, बट स्मॉलर फिशरमैन को करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, क्योंकि उनकी लिवलीहुड इसी पे डिपेंडेंट है, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि उनकी लिवलीहुड चली जाएगी। तो ये एक हमारे पास चैलेंज आ रहे हैं इंडिया को इन कंट्रोलिंग द एड्रेसिंग द आईयूयू फिशिंग चैलेंजेस। अगर हम रिलेवेंस देखें इंडिया की और इंडियन ओशन रीजन की रिगार्डिंग दिस, तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक लिंक। आईयूयू फिशिंग इज लिंक्ड टू द मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी से लिंक्ड है, ठीक। जैसे मान लो आपने पायरेसी, ट्रैफिकिंग, ये सब भी वहीं से हो रही है, आपकी जो इलीगल फिशिंग वेजल्स होते हैं उसकी वजह से आपका होता है। फिर आपका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ रेवेन्यूज और फिशर फोर्क लिवलीहुड। जो आपके अनरेगुलेटेड है, अनरिपोर्टेड है, उस पर रेवेन्यू हमें आ सकता था, गवर्नमेंट को भी आपको टैक्स होता था, वहां से रेवेन्यू जनरेट करती गवर्नमेंट, तो वो सारा नहीं मिल पा रहा है, इलीगल तरीके से आपकी चीजें हो रही हैं, और जो आपके फिशरमैन है उनका भी लिवलीहुड डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए रिलेवेंस है इसको जानने के लिए। दूसरा, इकोलॉजिकल डायमेंशन अगर हम देखें तो हमारा मैराइन बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो रही है इस वजह से। डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर हम देखें तो देयर इज अ नीड फॉर द रीजनल कॉपरेशन लाइक आईओआर, क्वाड, इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन इनिशिएटिव्स, क्योंकि यहां पर हमें आईयू को अगर हम लोग देखें, जैसे हमने कहा कि बियॉन्ड हाई सीज है, वहां पर यू नीड अदर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो वहां पर हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को एड्रेस कर पाएंगे। अगर हम इस टॉपिक की यूपीएससी रिलेवेंस में बात करें तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू नो अबाउट द यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, खासकर आपके जो जोन्स हैं, ईज है, टेरिटोरियल बॉर्डर्स, वो क्या क्या है वो आपको देखना है। उसके बाद आपका डब्ल्यूटीओ पे अगर हम देखें, जो हमारा एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सबसे हुआ है, तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। रिसेंटली अभी डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट करा है, और डब्ल्यूटीओ पे जो आपके आउटकम्स होते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली इन द प्रीलिम्स। फिर वी कैन रीड अबाउट द केप टाउन एग्रीमेंट क्या है, पोर्ट स्टेट मेजर्स क्या हैं, आपके जो एग्रीमेंट्स हैं उसके बारे में हम देख सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आपका जीएस2, जीएस3 और एसएज में इस टॉपिक पर आपको
क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या फिर आप इस नॉलेज को यूज कर सकते हो। ठीक, तो एक आपका था आईयूयू फिशिंग एज ए नॉन ट्रेडिशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट, तो ये आपका सिक्योरिटी में एक सवाल आ सकता है। फिर बैलेंस बिटवीन द लिवलीहुड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फिशिंग के बीच में हमें कैसे बैलेंस करना है, इस पे भी आपका एक मेंस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर हम आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया रोल इन इंडो पैसिफिक मैरिटाइम गवर्नेंस, तो क्योंकि हमने जैसे कहा आईयू फिशिंग को रेगुलेट करना है तो उसमें गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, और इंडो पैसिफिक मैरिटाइम में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, तो उसमें इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, तो एक आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे सवाल बनाया जा सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑन द एग्रीमेंट ऑन द पोर्ट स्टेट मेजर्स। तो अभी हमने जैसे देखा था एक एग्रीमेंट हुआ 2009 में, ठीक है, तो अब उस एग्रीमेंट को हम थोड़ा और बेटर देख लेते हैं। तो पीएसएमए क्या कहता है, as we know, it is the first international binding treaty to combat the IUU illegal, unreported, unregulated fishing। तो जो आपकी आईयूयू फिशिंग है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक फर्स्ट इंटरनेशनल बाइंडिंग ट्रीटी हमने अडॉप्ट करी। वी हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी, बट इसको अडॉप्ट किया गया एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये फोर्स में आया इन जून 2016 में। अगर हम इसके कोर प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इट डिनाई द एंट्री पोर्ट एंड सर्विसेज टू द फॉरेन वेजल्स इन्वॉल्व इन आईयूयू फिशिंग। तो जैसा हमने कहा था कि जो आपके आईयूयू फिशिंग जो करके आते हैं वो आपके अल्टीमेटली बेचेंगे कहां पर, सेल आउट कहां पर करेंगे, मार्केट में करेंगे, और उसको लिए पोर्ट पे आना पड़ेगा उनको। तो यहां पर हमने कहा कि हम पोर्ट पे ही उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई आप पोर्ट पे नहीं आओगे अगर आपने आईयू फिशिंग करी है तो जो भी आपके फॉरेन वेसल्स हैं जो इन्वॉल्व है आईयू फिशिंग में, दे आर नॉट अलाउड इन द पोर्ट एंट्री। तो ये हमारा एग्रीमेंट है। नाउ थिंग इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, तो देखो आईयू फिशिंग की अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल में, हर 5 फिश में से एक फिश आपकी आईयू फिशिंग के थ्रू पकड़ी जाती है। तो इसका मतलब अराउंड 20% आपकी जो आईयू फिशिंग है वो आईयू है, इलीगल है, अनरेगुलेटेड है और अनरिपोर्टेड है। इसकी वजह से आपका जो एनुअल लॉस होता है दैट इज अराउंड 11 टू 26 मिलियन टन ऑफ फिश वर्थ ऑफ 10 टू 23 बिलियन डॉलर्स। तो इतना आपका एनुअल लॉस हो रहा है ड्यू टू दिस इलीगल फिशिंग। इससे आपके थ्रेट्स क्या क्या है, एक तो आपका मराइन इकोसिस्टम डैमेज होता है, फिशिंग कम्युनिटीज का लिवलीहुड होता है, और ग्लोबल सिक्योरिटी पर, फूड सिक्योरिटी पर हमारा एक थ्रेट बनता है। अगर हम एसडीजी 14 की बात करें तो जैसे हमारे एसडीजीज हैं 17, उसमें जो 14 एसडीजी है वो बात ही करता है आपकी रिगार्डिंग द लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर क्या कहती है कि दैट इट टारगेट्स टू एलिमिनेट द आईयू फिशिंग बाय 2020। दो वी आर मिस्ड आउट दिस डेडलाइन, बट एसडीजी 14 को भी हमें अचीव करना है, तो दैट इज व्हाई द पीएसएमए बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। Now if we go with the definition of what actually the IUU fishing is, तो सबसे पहले आती है इलीगल। तो इलीगल कौन से होते हैं, दैट इज द फिशिंग विच इज अगेंस्ट द नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लॉज। जो फिशिंग हम लोग हमारे नेशनल या फिर इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्या मान लीजिए आपको किसी रीजन में आपको फिशिंग करनी है, उसके लिए आपको पास लाइसेंस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, आपने वो नहीं लिया, तो दैट इज यू आर डूइंग अगेंस्ट द नेशनल लॉ, तो इट विल बी काउंट एज एन इलीगल फिशिंग। फिर नॉन रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द कैचेस। भाई आप वहां गए, आपने कितनी फिशेस को आपने कैच करा, आपने उसको सही से बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको डर है कि भैया आप ज्यादा बताओगे तो आपको ज्यादा मान लीजिए गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह होंगे, तो उन सब चीजों आपने बताया नहीं, दैट कम्स अंडर द अनरिपोर्टेड वन, ठीक है। फिर आपके फिशिंग बाय द स्टेटलेस वेसल्स, किस स्टेट्स के जो वेसल्स हैं, जो आपके बोट्स हैं वगैरह, वो होता है कि आपके स्टेटलेस होते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो जो आपकी बोट्स होती है यूजुअली किसी कंट्री से रजिस्टर्ड होंगी, जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी कार है, आपकी बाइक्स है, आप ये रजिस्टर करते हो ना, वैसे हमारे बोट्स के भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो किसी स्टेट में करते हैं, कोई स्टेट करेगा ना रजिस्ट्रेशन, बट कुछ ऐसे आपके बोट्स होंगे जो कि स्टेटलेस होंगे, हमें पता ही नहीं कि वो इंडिया का है, पाकिस्तान का, श्रीलंका का है, तो भाई वो किस अथॉरिटी के अंडर आ रहा है, किस नेशन के लॉज के अंडर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर एज एन आईयूयू फिशिंग। उसके अलावा फिशिंग एन एरिया विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। तो जो भी हम फिशिंग कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर रेगुलेशन या मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, दैट विल बी काउंट एज एन आईयूयू फिशिंग। तो ये सारी हमारी डेफिनेशन बनती है रिगार्डिंग द आईयूयू फिशिंग के। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट्स की। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो रिसेंटली हमारे न्यू एंट्रेंट्स आए हैं फ्रॉम अफ्रीका। तो हमारे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इस एग्रीमेंट में एंट्री करी है? तो दैट इज वन इज अंगोला, इरिट्रिया, मोरक्को एंड नाइजीरिया। So these are the four countries which has become the new entrant in this agreement. ठीक है, एग्रीमेंट ऑन द पोर्ट्स मेजर्स। फिर अभी तक अगर हम देखें तो टोटल आपके 100 सिग्नेटरीज हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें 60% के ऊपर आपके पोर्ट कंट्रीज हैं। नाइजीरिया इज द टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग इन आईयू फिशिंग इंडेक्स 2021। तो 2021 की जो इंडेक्सिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग नाइजीरिया आपका टॉप 10 में जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग आपका कंट्री रहा है। पीएसए में ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम बनाया गया 2020 में, जिसमें आप कोशिश की गई है कि हम लोग रियल टाइम इन्फो शेयरिंग करें अमाउंट द सिग्नेटरीज। ठीक है, तो रियल टाइम पर आपके के जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आप अपने जो भी आपके कंट्रीज हैं जो जो इन्होंने साइन करा है उनके साथ आप अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग करोगे। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें फॉर इंडिया एंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी में सिलेबस में लिखा हुआ है दोज इंटरनेशनल न्यूज व्हिच हैज एन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जैसे हमने देखा कि इस वाले एग्रीमेंट में इंडिया सिग्नेटरी भी नहीं है, ठीक है। तो बट अगर हम इंडिया की सिग्निफिकेंस की बात करें तो दो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी येट, बट द चैलेंज ऑफ द क्रेडिबिलिटी इन आईयूयू कॉम्पैक्ट स्टिल एग्जिस्ट। क्योंकि हमने कहा कि हमारे इंडियन ओशन रीजन में अभी भी इलीगल आपकी फिशिंग हो रही है, तो ये चैलेंज अभी भी हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए एक सवाल उठता है, ठीक है। फिर इंडियन ओशन रीजन एंड हॉटस्पॉट ऑफ आईयूयू फिशिंग बियॉन्ड ईईजेड। ईईजेड के बियॉन्ड जो आपके हाई सीज है वहां पर इंडियन ओशन रीजन हॉटस्पॉट बन चुका है फॉर दिस इलीगल फिशिंग। अगर हम यूपीएससी देखें तो इसको हम लोग लिंक करेंगे विद यूएन क्लॉज ऑब्लिगेशन एंड द ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स और कॉस्ट इफेक्टिव वे टू चेक द आईयू फिशिंग विदाउट हैवी पेट्रोल बर्डन। तो ये हमारी क्या हो जाती है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज फॉर इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो जैसे हमें पता है कि आजकल हम लोग क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट है हमारे लिए और उसको एड्रेस करने के लिए वी आर टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। तो उसी में एक इनिशिएटिव है दैट इज ऑफ द ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो इसके लिए हमने अभी शुरू करा है दैट इज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ये है क्या? इट इज इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ग्रीन शिपिंग। इसको लॉन्च किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। उसमें ये जो आपका नेशनल सेंटर है दैट विल एक्ट एज अ टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके साथ साथ यू हैव पार्टनर विद टेरी दैट इज द एनजीओ जो कि हमारा है द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो वो आपका नॉलेज एंड इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है इन दिस इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द ग्रीन शिपिंग। तो जो हमारी ग्रीन शिपिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए एक हम लोग एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें बनाना है, ठीक है। तो ये काम इसका रहेगा नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का। इसका एक और काम रहेगा दैट विल बी द क्रिएटिंग द रोड मैप फॉर द अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। कैसे कैसे एक रोड मैप बनाया जाए, क्योंकि हम लोग सडन तो नहीं कर सकते हैं, एक प्रॉपर ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। तो वो रोड मैप डेवलप करना जिसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, तो ये भी बनाने का काम इस नेशनल सेंटर का रखा गया है। इसके साथ साथ टू प्रमोट द कार्बन न्यूट्रलिटी एंड द सर्कुलर इकोनॉमी इन द मैरीटाइम सिक्योर सेक्टर। तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है? देखो बेसिकली क्या है कि हमारी कोई भी शिपिंग है, ठीक है, कोई भी शिप होगा उसमें एमिशन तो होना ही होना है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जितना हमारा एमिशन हो रहा है उसको अगर हम एटलीस्ट ऑब्जर्व कर दें, ठीक है, तो अगर हम उसको एब्जॉर्व कर देते हैं तो हमारा नेट जो है वो जीरो एमिशन हुआ ना। तो दैट इज कॉल्ड द कार्बन न्यूट्रलिटी। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि हमारी जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है इस तरीके से बनाए जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं दैट विल बी रीयूज ऑफ द प्रीवियस वन। तो इसमें आपका रीयूज रिसाइकल टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग नया मटेरियल ना रॉ मटेरियल को यूज ना कर कर जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हैं उसको हम लोग यूज करें ताकि हमारा जो भी वेस्ट है वो ना हो। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी।
तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इन दो कॉन्सेप्ट को हम लोग मैरिटाइम सेक्टर में प्रमोट करें। तो ये जो नेशनल सेंटर है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। इसके अलावा it has to support the mission life, that is we know that the launch it is a lifestyle for the environment। तो अगर हमें environment issues को डील करना है तो what we have to ensure कि हम लोग सिर्फ वही मेथड्स जो हमारी लाइफस्टाइल को ही हमें चेंज करना पड़ेगा जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग्स को यूज करें, है ना। तो दैट बिकम्स द मिशन लाइफ। तो इस चीज को भी सपोर्ट करने का काम इस नेशनल सेंटर फॉर द एक्सीलेंस का हमने रखा है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट व्हाट इज अ ग्रीन शिप। ग्रीन शिप होता क्या है? ऐसा नहीं है कि शिप है उसमें पेड़ लगा दिए, है ना। दैट इज नॉट द ग्रीन शिप। द ग्रीन शिप इज देयर इज सी गोइंग वेसल विद द लीस्ट कार्बन एमिशन। जैसा हमने कहा कि भाई जो कार्बन एमिशन है, शिप है एमिशन तो होगा बट वो लीस्ट होना चाहिए, जितना मिनिमम हो सके। दैट विल बी कंसिडर एज अ ग्रीन शिप। इट यूजेस द एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, वो यूज करे, तभी हमारा एमिशन वगैरह हमारा कम होगा। ठीक है। फोकस ऑन द रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन एंड इको फ्रेंडली ऑपरेशन। तो जब ये तीनों चीज आपकी अलाइन होती है, जब वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, दैट शिप इज कंसिडर एज अ ग्रीन शिप। उसको हम लोग ग्रीन शिप कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द ग्लोबल कंटेक्स्ट। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है इसके बारे में? तो जो आपका आईएमओ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक टारगेट रखा है दैट इज टू कट द ग्रीन हाउस एमिशन बाई 50% बाई 2050। और इसके लिए जो हमने बेस लाइन रखी है दैट इज 2008। तो यानी 2008 बेस लाइन के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि बाई 2050 तक हम लोग 50% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करें इन मैरीटाइम सेक्टर। तो ये आईएमओ ने टारगेट सेट करा है। इंडिया इज अलाइनिंग द शिपिंग एंड पोर्ट पॉलिसी विद आईएमओ नॉर्म्स। तो जो इंडिया की जो आपकी शिपिंग एंड पोर्ट पॉलिसीज है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ये, ताकि हम लोग भी 50% आपका ग्रीन हाउस एमिशन है उसको कट कर पाए बाय 2050। तो हमारी पॉलिसीज भी, हमारी शिपिंग पॉलिसीज भी, पोर्ट्स पॉलिसीज भी उसी के अकॉर्डिंग हमारी अलाइंड है। तो ये जो आपका नेशनल सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं। तो एक आपका दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है कांडला में, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, फिर आपका कोचिन शिपयार्ड है कोची में। तो ये चार आपके इंस्टीट्यूशन है दैट इज सपोर्टिंग दैट दैट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ग्रीन शिपिंग। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए इन दिस रिगार्ड, ठीक है, मैरीटाइम सेक्टर में। तो एक हमारे मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें हमारे 150 इनिशिएटिव्स हैं अक्रॉस द 10 थीम्स। तो इसमें कोशिश क्या है, हमारी ग्रीन एंड सस्टेनेबल शिपिंग को, शिप बिल्डिंग को, इनलैंड वाटरवेज एंड आर&डीज को प्रमोट करना। तो ये हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है मैरीटाइम के लिए। इसके साथ साथ हमने एक ग्रीन पोर्ट पॉलिसी को भी अभी हमने ड्राफ्ट करा है, एक बिल हमने लाया है। फिर हमारा सागरमाला प्रोग्राम है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखते हैं। एंड देन वी हैव द टारगेट ऑफ 60% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट मेजर पोर्ट्स बाय 2030। करंटली हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं दैट इज अराउंड 13 हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं उसमें हमारी जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है वो अभी करंटली 10% है। टारगेट है कि बाय 2030 तक हम लोग 60% हमारी जो वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट विल कम फ्रॉम दैट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हमारी वहां पर कोशिश हम लोग कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द मैरीटाइम विजन ऑफ 2030। तो 2030 का हमारा विजन क्या है मैरीटाइम को लेकर? तो दैट इज अ रोड मैप फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर। The bill supports the creation of state maritime boards, National Port Council to align with the Vision 2030 themes, Sustainability, Global Competitiveness। तो हम लोग इसमें एक स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स बनाएंगे, नेशनल पोर्ट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, इस बिल में, इस विजन में, ताकि हमारा जो विजन है 2030 उसके जो सस्टेनेबिलिटी है उसके साथ साथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी हमारी बढ़े। तो ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट है फॉर मैरिटाइम 2030। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? तो दैट फोकस ऑन द पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। तो जो हमारे पोर्ट्स हैं उसको मॉडर्नाइज करना है, पोर्ट की कनेक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना है, देन हमें जो डेवलपमेंट करना है उस रीजन का दैट शुड बी पोर्ट लेड, ठीक है। तो पोर्ट के अराउंड ही हमारे जो लोकल रीजन है उसका डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। फिर हमारी जो कोस्टल डेवलप कम्युनिटीज हैं उनका भी डेवलपमेंट इंश्योर करना है। ऐसा नहीं कि वहां पर सिर्फ हमने इंडस्ट्री बना दी और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उसको हम इग्नोर कर दें। तो दैट इज अ सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो बिल प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशनल बैकिंग फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट इन ऑफ पोर्ट्स इन सिंक विद द सागरमाला's गोल। ठीक, तो हमारे जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, तो एक तरीके से हमारा पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और पोर्ट लेड हमारे डेवलपमेंट को इनिशिएट का प्रमोट करना है। दैट इज द प्रोग्राम ऑफ सागरमाला। अगर हम इस टॉपिक की यूपीएससी रिलेवेंस देखें तो प्रीलिम्स में क्या किस के इंपॉर्टेंस है, दैट इज क्योंकि दिस सेंटर इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द ग्रीन शिपिंग आपका क्या है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज और टेरी पार्टनरशिप पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टेरी आपका थोड़ा सा एनजीओ टाइप का भी है, तो उस पर भी हम क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीलिम्स में। फिर आईएमओ दैट इज एन इंटरनेशनल बॉडी, तो उस पर एक सवाल बनाया जा सकता है, खासकर इसका टारगेट जो हमने रखे हुए हैं दैट इज ऑफ 50% एमिशन बाय 2050, उस पर सवाल आ सकता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हमारे पोर्ट्स पर हमारे क्या है, दैट इज ऑफ 60% बाय 2030, तो इस पर भी प्रीलिम्स में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मेंस में अगर हम बात करें इसके रिलेवेंस की, तो इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग टाइप के कॉन्सेप्ट्स पे सवाल आ सकता है, डेफिनेशन बेस्ड, एंड देन उसके रिलेवेंस पे हमें पूछ सकता है सवाल। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ऑफ सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है, क्या चैलेंजेस हैं, उस पर सवाल आ सकता है। विजन डॉक्यूमेंट फॉर 2030, उस पर भी सवाल आ सकता है कि कैसे वो हमें हेल्प करेगा उसको अचीव करने में। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोल ऑफ पोर्ट्स इन ब्लू इकोनॉमी एंड लॉजिस्टिकल एफिशिएंसीज, तो पोर्ट्स कितना रोल प्ले करते हैं हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में और खासकर ब्लू इकोनॉमी में, तो इस पर सवाल बनाया जा सकता है मीन्स में। इंटरनेशनल रिलेशन पे भी हमारा सवाल बन सकता है इस थीम पे, दैट इज इंडिया अलाइनिंग विद आईएमओ's ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स, तो जो हमारे 50% का आईएमओ का कमिटमेंट है, इंडिया भी अपनी पॉलिसीज को, पोर्ट्स पॉलिसीज को, शिप पॉलिसीज को उसी के अकॉर्डिंग अलाइन कर रही है, तो उस पर भी हमारे आईआर पे एक सवाल बन सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2022। तो एक हमारा पोर्ट बिल बनाया लाया गया है 2022, ड्राफ्ट में है अभी इस स्टेज में। तो वाई न्यूज, तो हमारे जो करंट लॉज हैं दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन पोर्ट्स, तो एक हमारा 1908 में बना था इंडियन पोर्ट्स एक्ट, यानी अंग्रेजों के टाइम पर, सो इट्स बीन मोर देन 110 ईयर्स। ठीक, उसके बाद एक हमारा मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बना था दैट इज ऑफ 1963, तो काफी आउटडेटेड लॉज है हमारे, और हम लोग ग्रीन एरियाज में बात कर रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली वी नीड अ न्यू लॉज। ठीक है, नए चैलेंजेस हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें नए बिल्स, नए लॉज की जरूरत होगी, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग लेकर आए हैं ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल। अब इश्यू क्या है, इंडिया लैग्स बिहाइंड श्रीलंका, सिंगापुर इन कार्गो हैंडलिंग एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के हमने देखा कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिकल चैलेंज है उसमें सबसे मेन चीज है हमारा टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है। तो अगर हम देखें हमारे जो नेबर्स हैं, श्रीलंका हो गया, सिंगापुर, हम उससे कार्गो हैंडलिंग एफिशिएंसी से बहुत पीछे। नीड फॉर द मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो जो आपके पोर्ट्स है उसको मॉडर्नाइज करना है, और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी का भी इंश्योर करना है। फिर कुछ आपके डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होंगे, तो उसको कैसे रिजॉल्व किए जाएं, तो ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करता है ये बिल। अगर हम की प्रोविजंस देखें इस बिल की, तो सबसे पहले इसने रिपील एंड रिप्लेस करा है इंडिया पोर्ट एक्ट 1908, जो हमारा पुराना एक्ट था। फिर इन्वायरमेंट कंप्लायंस को हमने ज्यादा फोकस दिया है। वी अलाइंड विद द मारपोल, दैट इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, तो उसके लिए उसके अलाइन कर रहे हैं हम। कोशिश है पॉल्यूशन प्रिवेंट करना, कंटेनमेंट एट पोर्ट्स। ठीक, फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो क्या हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो वी आर फॉर्मिंग एन स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, स्टेट मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल फॉर द नोन मेजर पोर्ट्स, तो जो हमने देखा है हमारे 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बट उसके अलावा भी हमारे पास और भी माइनर पोर्ट्स, तो उनको रेगुलेट करने के लिए वहां पर हम लोगों ने इंस्टीट्यूट बनाया नेशनल मैरीटाइम बोर्ड फॉर स्टेट मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल। फिर एक आपकी नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी फॉर द स्ट्रक्चर्ड पोर्ट ग्रोथ। एक आपका मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, एंड देन टू डिस्प्यूट एजुकेशन मैकेनिज्म आपके एक इंस्टीट्यूट के लिए भी बनाया जाएगा। फिर हमारे जो पोर्ट्स होंगे दैट विल बी डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट, हमारा फोकस रहेगा। तो हमारा कोशिश ये है कि भाई हम जो पोर्ट है वो डेटा ड्रिवन हो। ठीक है, उससे हमारी बहुत एफिशिएंसी होगी, सस्टेनेबिलिटी हम इंश्योर कर पाएंगे, ठीक, एंड हाई प्रोडक्टिविटी होगी। तो दैट इज एन की प्रोविजन ऑफ द बिल्स। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, एज वी नो दैट वी हैव अराउंड 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है,
ये बिल के थ्रू हम लोग कर पाएंगे क्योंकि हमारा होल फोकस पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन पे है, सस्टेनेबिलिटी पे है। तो जो हमारी कोस्टल इकोनॉमी है, पोटेंशियल है, उसको हम बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। हमारा जो लॉजिस्टिकल बोटलनेक है, जैसे हमने कहा कि वी आर लैकिंग बिहाइंड श्रीलंका, सिंगापुर, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, तो उसको रिड्यूस करने में ये बिल हमें हेल्प करेगा। इट विल हेल्प द इंडियाज एनहांस द इंडियाज रोल एज ए ग्लोबल ट्रेडिंग हब। तो अगर हमारे पास हमारे पोर्ट्स बहुत मॉडर्नाइज्ड होंगे, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जितने भी ट्रेड रूट्स हैं मेजर, तो वहां पर इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग हब बनेगा। तो इंडिया का रोल बढ़ेंगे, वहां पर शिप्स आएंगे, तो इससे हमारा एक ग्लोबल हब, हमारे ग्लोबल रोल हमारा बनने वाला है। तो उसमें ये बिल हमें हेल्प करेगा। उसके साथ साथ इट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो पोर्ट्स होते हैं वो ऑब्वियसली हमारे किसी स्टेट्स में होते हैं, वो सेंटर के अंडर नहीं होंगे। तो सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है हमारा। तो ये बिल उसको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया पोर्ट, तो हमारे क्या क्या स्टेटस है। वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स, और ये जो मेजर पोर्ट्स आते हैं दैट विल कम अंडर द यूनियन लिस्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। एक बार आप नाम देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कांड्रा पोर्ट्स, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोची पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पैराडीप, कोलकाता एंड हदिया पोर्ट। तो ये आपके 13 मेजर पोर्ट्स हैं। सवाल आ सकता है, पोर्ट्स पे कई बार सवाल आए हुए भी है। फिर अराउंड 200 प्लस हमारे नॉन मेजर यानी माइनर पोर्ट्स है, और ये आते हैं हमारे स्टेट कंट्रोल में। इसके साथ साथ एफडीआई की अगर हम बात करें, तो पोर्ट्स में 100% ऑटोमेटिक रूट से, तो जो भी आपके पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एफडीआई 100% अलाउड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपका इंडिया का फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट है, ठीक है। तो 2023 में हम देखा था कुछ क्वेश्चन पोर्ट्स पर आए थे, विच इज द लार्जेस्ट हैंडलिंग पोर्ट, इस टाइप से। तो इस हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जेएनपीटी इज इंडिया फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट है। सिग्निफिकेंस बात करें अगर हम पोर्ट सेक्टर की, तो जो हमारे पोर्ट्स हैं, इट हैंडल्स 95% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 60% बाय द वॉल्यूम, 65% बाय द वैल्यूज। तो इट शोज द सिग्निफिकेंस कि हमारी जो इकोनॉमी है, ट्रेड, उसकी इकोनॉमी में पोर्ट्स कितना मेजर रोल प्ले करते हैं। सो इट्स क्रूशियल फॉर द लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट्स, ब्लू इकोनॉमी एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इस वजह से पोर्ट्स बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो यानी पोर्ट्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और वो नए चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए वी नीड न्यू लॉज। So in conclusion, we can say the bill is a step forward for the modern, sustainable and an efficient ports. अगर हम बात करें, it needs consultative planning with a focus on safety, security and environment. तो ये एक हम वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि पोर्ट्स का डेवलपमेंट जरूरी है, बट इट शुड बी ऑन द कंसल्टेटिव प्लानिंग, कि जो आपके एक्सपर्ट्स ग्रुप्स हैं, देन द पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, आपके अथॉरिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज जो भी हैं, उन सबके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, जिससे हमारे पोर्ट्स की डेवलपमेंट भी हो एंड ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट हो। एक कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज ऑफ ब्लू इकोनॉमी। उसको एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी में पोर्ट्स प्लेज अ सेंट्रल रोल टू द इंडिया ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी के आपके कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दैट इज ऑकर इन द ओशन, दैट इज कंसिडर एज अ ब्लू इकोनॉमी। तो जैसे आपके ट्रेड हो गए, फिशरीज हो गए, ऑफशोर एनर्जी हो गए, तो ये आपकी ब्लू इकोनॉमी का पार्ट बनती है। Environmental provisions in the bill, MARPOL compliance, pollution control help achieve the sustainable use of ocean resources. तो जैसा हमने देखा था, तो जो हमारे की प्रोविजन बिल्स है उसमें इन्वायरमेंट इज अ मेजर इशू, मेजर प्रोविजन, जहां पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग इन्वायरमेंट कंप्लाइंट रहें, क्योंकि द क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर सीरियस थ्रेट। तो उसको एड्रेस करने के लिए भी यह बिल उसको भी एक कोशिश करता है। Now, coming to the relevance of this topic from the UPSC point of view, तो जैसा हमने देखा कि इंडिया पोर्ट बिल है 2022, तो उसके प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर, मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन किसके कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो ये इस पे सवाल बनाया जा सकता है। एफडीआई इन पोर्ट सेक्टर, एज वी नो 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है ऑटोमेटिक रूट से, तो इस पे सवाल बनाया जा सकता है। मार्पोल कन्वेंशन इस पे इसका रिलेवेंस बढ़ जाता है। फिर फर्स्ट लैंड लॉर्ड पोर्ट कौन सा है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछता है, तो उस पर भी हमें पता होना चाहिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जीएस 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आएगा, पोर्ट एज अ ट्रेड फैसिलिटेटर, लॉजिस्टिकल एंड बोटलनेक्स। जीएस 3 के इन्वायरमेंट में भी इसको सवाल में इस टॉपिक को यूज किया जा सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल इन मैरीटाइम सेक्टर, कंप्लायंस विद ग्लोबल कन्वेंशन।
GS2 में अगर हम देखें तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, रोल ऑफ स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स एंड काउंसिल। जैसे हमने देखा था कि आपकी जो नॉन मेजर पोर्ट्स है वहां पर आपके स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स बन रही हैं, तो वो आपकी स्टेट कंट्रोल में आएंगे, तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर करेगा। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरल स्ट्रक्चर में ये सवाल बनाया जा सकता है। GS1 में अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया 7,500 कोस्ट किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड 95% ट्रेड बाय सीज, तो उस पर आपके रिलेवेंस पे सवाल बनाया जा सकता है। एंड देन वी कैन हैव अ linkages with Sagarmala, maritime vision and the blue economy. So that becomes the relevance of this newer topics. So that's all for the current affair for the past 2 years from the port section. Thank you for joining us.